मंडवाली करने वाला अपराध जगत का बेताज बादशाह पप्पू देव का नाम अब समाप्त हो चुका है। कोसी इलाकों की बात कर ली जाए तो कोसी इलाकों का पप्पू देव को डॉन कहा जाता था और बिना पप्पू देव के एक पत्ता भी नहीं हिलता था। पप्पू देव की तूती इस कदर बोलती थी कि बिहार और नेपाल में पप्पू देव का साम्राज्य कायम हो चुका था। बड़े बड़े व्यवसायियों का अपहरण कर लेना पप्पू देव के दाएं हाथ का खेल था। पप्पू देव जिस प्रकार से अपराध जगत का बेताज बादशाह आप कह सकते हैं, और लगातार अगर अपराध आंकड़ों की बात कर ली जाए तो बिहार समेत नेपाल में पप्पू देव पर कई कांड दर्ज थे। पप्पू देव उस समय सुर्खियों में आया जब नेपाल के बड़े व्यवसायी तुलसी अग्रवाल का अपहरण पप्पू देव ने कर लिया था। और जानकार बताते हैं कि इस अपहरण करने के बाद पप्पू देव ने उस व्यवसायी से 5 करोड़ की वसूली की थी। इस कांड के बाद पप्पू देव का नाम लगातार फलता फूलता गया और जिस प्रकार से पूर्णिया, सहरसा, ये तमाम बिहार के जिले हैं जहां पर पप्पू देव ने अथाह संपत्ति अर्जित की। और अगर इस इलाके में बड़े बड़े व्यवसायियों का अपहरण होता था तो पप्पू देव के इशारों पे ही होता था। और उस समय जब सहरसा, पूर्णिया, नेपाल की बात कर ली जाए तो नेपाल में भी पप्पू देव के जो गुर्गे थे वो एक्टिव रहते थे और वहां पे अगर किसी भी व्यवसायियों का अपहरण होता था तो पप्पू देव के इशारे पे और कहने पे ही बड़े बड़े व्यवसायियों का अपहरण हो जाता था। और छोटे छोटे गुर्गे और छोटे छोटे जो गिरोह बिहार में पनप रहे थे वो पप्पू देव के लिए ही काम करते थे। तुलसी अग्रवाल के अपहरण के बाद कई सालों तक पप्पू देव को नेपाल के जेल में बंद रहना पड़ा। और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो 18 दिसंबर को पप्पू देव को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। और मुठभेड़ में जिस प्रकार से पुलिस का जो तर्क है, पुलिस की जो थ्योरी है कि पप्पू देव के हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन जिस प्रकार से पप्पू देव के जख्म पे जो चोट के निशान है वो चीख चीख के गवाही देते हैं कि पप्पू देव की निर्मम तरीके से पिटाई की गई और पिटाई के दौरान ही मौत हुई। लगातार पुलिस जो दावा और वादा कर रही है वो पुलिस की थ्योरी अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और पप्पू देव के आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए तो पप्पू या देव जो है पूर्णिया, सहरसा का एक बड़ा नाम था। और देखते ही देखते अपराध के जगत में उसने ऐसा पैर पसारा कि आज भी कहीं ना कहीं लोग पप्पू देव के नाम सुनते ही कांपते थे और पप्पू देव के दहशत से इलाके में सनसनी फैली रहती थी। तमाम पप्पू देव के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखते ही देखते कैसे एक आम आदमी अपराध जगत का बेताज बादशाह डॉन कैसे बन गया। और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, जो थ्योरी की बात कर ली जाए, पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं और पप्पू देव के चोट के निशान ये दावे और चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि पप्पू देव की कहीं ना कहीं पिटाई की गई है। और इस पूरे मामले के बाद जो पप्पू देव का नाम था वो पूरे तरीके से खिला था। पप्पू यादव का साम्राज्य देखते ही देखते बढ़ता गया, कई मामले जो हैं दर्ज किए गए। लेकिन पप्पू देव की फिर एक बार चर्चा इसी कारण हो रही है कि 18 तारीख को जिस प्रकार से सहरसा पुलिस ने थ्योरी बनाई है, थ्योरी जो पेश की है, और जिस प्रकार से घटनाक्रम को तमाम जो उसके आला अधिकारी है पुलिस के तरफ से जो बातें सामने आई है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि किसी जमीन पे दखल करने के लिए पप्पू देव अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है और पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी करती है। दोनों ओर से फायरिंग किया जाता है और पप्पू देव जब भागने लगता है तो दीवार से गिर जाता है और उसके बाद जो उसके सीने में दर्द होता है और पुलिस आनन फानन में सदर अस्पताल सहरसा में उसे एडमिट करता है। लेकिन पप्पू देव की मौत हो जाती है क्योंकि उसे हार्ट अटैक हो जाता है। ये तमाम तर्क सहरसा पुलिस के हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के थ्योरी पे सवाल इसी कारण उठ रहा है क्योंकि पप्पू देव के जो शरीर पे जख्म के निशान है, पिटाई के निशान है, वो चीख चीख के ये गवाही दे रहे कि पप्पू देव की निर्मम तरीके से पिटाई की गई है, पुलिस कस्टडी में उसकी पिटाई की गई और पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई है। हम यहाँ किसी को बचाने या किसी को फंसाने या किसी को बचाने के लिए नहीं आए, लेकिन जिस प्रकार से पप्पू देव के पूरे घटनाक्रम, पप्पू देव के मौत पे जो सवाल उठ रहा है उसी को हम बताने के लिए आए कि पप्पू देव कोसी का डॉन कहा जाता था। पप्पू देव लगातार अपने आपराधिक इतिहास की बात कर ली जाए, आपराधिक
आंकड़ों की बात कर ली जाए तो पप्पू देव पर कई मामले दर्ज हैं। तकरीबन 3 से 4 साल पप्पू देव नेपाल के जेलों में भी सजा काटने का काम किया। और जिस प्रकार से कई ऐसे घटनाक्रम भी हुए कि पप्पू देव की मुठभेड़ जो है वो एसटीएफ हुई, कई बार पप्पू देव बच भी गया। और तुलसी अग्रवाल के अपहरण कांड के बाद कहने वाले ये भी कहते हैं कि 5 करोड़ की फिरौती वसूली गई थी। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि जब 2005 की यह घटना थी तो तकरीबन 11 करोड़ पप्पू देव ने उस व्यवसाय से बटोरने का काम, वसूली करने का काम किया था। ये तमाम आपराधिक घटनाएं जो पप्पू देव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 18 दिसंबर को जिस प्रकार से पप्पू देव की पुलिस से मुठभेड़ होती है और सीने में दर्द के बाद उसे एडमिट कराया जाता है पुलिस बयान के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से जो तस्वीरें आई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जिस प्रकार से पप्पू देव की पिटाई की गई है, ये साफ तौर पे जाहिर करता है और शरीर पर जख्म के निशान ये चीख चीख के गवाही देते कि पप्पू यादव की पिटाई निर्मम तरीके से की गई है और जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। तमाम जब पप्पू यादव का शव उनके गांव लाया गया तो तमाम वहां के लोगों ने सवाल उठाया और कहा कि पप्पू देव की पिटाई हाजत में की गई है जिसके कारण उसकी मौत हुई। पप्पू देव भले ही अपराधी था, लेकिन जिस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया की बात कर ली जाए या कानूनी प्रावधान आईपीसी की धाराओं की बात कर ली जाए कि अगर किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी होती है तो किसी को भी ये हक नहीं है कि कानून को हाथ में लिया जाए। जिस प्रकार से पप्पू यादव के शरीर पर जख्म के निशान है, ये सवाल उठता है और सवालों के घेरे में सहरसा पुलिस भी आता है कि आखिर क्या वाकई में पप्पू देव की पिटाई से जान गई या पप्पू देव को हार्ट अटैक आया। ये तमाम ऐसे तर्क है और जो जख्म के निशान है ये सीधे तौर पे जाहिर करते हैं कि पप्पू देव की पिटाई कहीं ना कहीं की गई होगी। और जिस प्रकार से जख्म के निशान पैर पे, पीठ पे, शरीर के चारों तरफ पप्पू देव के जख्म के निशान ये साफ तौर पे जाहिर करते हैं कि पप्पू यादव की पिटाई की गई थी। आपको हम पप्पू यादव के आपराधिक रिकॉर्ड के भी बारे में बताने जा रहे हैं कि जब 90 का दशक था और कोसी इलाके में पप्पू देव को उस इलाके का डॉन कहा जाता था। डॉन इस मायने में क्योंकि अगर वहां के जो छोटे छोटे गिरोह या छोटे छोटे जो क्रिमिनल पनप रहे थे वो अगर किसी भी व्यवसायी का अपहरण कर लेते थे वो तमाम मांडवाली का जिम्मा पप्पू देव को दिया जाता था। छोटे छोटे गुर्गा, छोटे छोटे गिरोह जो बड़े बड़े व्यवसायियों का अपहरण कर लेते थे और उसके बाद वो हैंड ओवर पप्पू देव के गिरोह को दिया जाता था और उसके बाद पप्पू देव ही उन व्यवसायियों से छोड़ने के बाद में पैसे लेते थे और उसके बाद ही पूरे तरीके से कहा जाता है तो डील होता था। और सहरसा की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से ये तमाम आपको हम पप्पू देव के बारे में बता रहे थे, 2005 में पप्पू यादव की पत्नी ने भी चुनाव लड़ा। 2020 जेल से छूटने के बाद 2020 में भी पप्पू देव चुनाव लड़ना चाहता था। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कई जिले और कई बिहार में एक बड़ा नाम पप्पू देव जो था, आपराधिक जगत का बड़ा नाम बेताज बादशाह कहा जाता था, लेकिन पुलिस ने उसे नींद की मौत सुला दिया लोगों के अनुसार। और जो चोट के निशान है उसके अनुसार हम दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पप्पू देव पे शरीर पे जो जख्म के निशान है ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने बर्बरता तरीके से पिटाई की। अगर पिटाई नहीं की गई होती तो कहीं ना कहीं जो शरीर पे चोट के निशान है वो नहीं दिखते। लेकिन अब आइए वहां की जो कमान संभाली है, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो जो लिपि सिंह है। लिपि सिंह के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। लिपि सिंह हमेशा विवादों में भी रही है। जिस प्रकार से जब AK-47 मामले में बाढ़ की एसपी हुआ करती थी लिपि सिंह, उस समय तमाम जो अनंत सिंह के समर्थक थे, AK-47 मामले में अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी, लगातार अनंत सिंह के जो समर्थक थे वो लगातार आरोप लगाते थे कि लिपि सिंह के इशारे पे ही अनंत सिंह को फंसाया गया, ये उनके तर्क थे। इस पे हम ज्यादा बात न करते हुए आपको मुंगेर कांड भी होगा, मुंगेर गोलीकांड, जब मूर्ति विसर्जन हुआ था गोलीकांड में एक युवक की जान भी चली गई थी। उस समय भी पुलिस पर यह सवाल उठा था कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से गड़बड़ा गया, आखिर गोलीबारी कैसे हुई, कैसे एक युवक की जान चली गई थी। इस मामले को लेके विपक्ष ने लगातार निशाना साधने का काम किया था। सवालों के घेरे में लिपि सिंह आई थी। सहरसा की सिटी एसपी भी हैं,
एसपी साहिबा भी हैं। और इस बार जिस प्रकार से पप्पू देव की जो संदेहास्पद मौत हुई है, जिस प्रकार से जो चोट के निशान है, उसको लेके भी सहरसा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। उसकी थ्योरी भी कहीं ना कहीं पचने लायक नहीं है। और जिस प्रकार से कहा जाए तो पप्पू देव अपराध जगत का बेताज बादशाह था। लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं वहां के, जब डेड बॉडी पप्पू देव के गांव आई तो वहां के लोगों ने भी सवाल उठाया और सीधे तौर पे कहा। सोशल मीडिया पे भी तमाम लोग फोटो डाल के सवाल उठा रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पे, पुलिस की थ्योरी पे, पुलिस के दावे पे सवाल उठा रहे। तमाम मीडिया ने भी इस खबर को चलाया कि पुलिस जो दावा वादा कर रही है उनके थ्योरी पे, उनके दावे पे सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चोट के निशान है। और फिर एक बार सहरसा पुलिस के दावे पे सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्या पप्पू देव की जब गिरफ्तारी हुई, पप्पू देव के सीने में दर्द हुई, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई, तो ये चोट के निशान कहां से हुए? आखिर जो पुलिस दावा कर रही है, जो पुलिस की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? लगातार वहां के स्थानीय लोगों का भी बाइट आप हमारे वीडियो में सुन सकते हैं। ये वहां के लोगों ने भी सीधे तौर पे कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से पप्पू देव की बात कर ली जाए तो पप्पू देव जो है एक कुख्यात अपराधी था। लगातार संगीन आरोप भी उनपे दर्ज है। कई व्यवसायियों का उन्होंने अपहरण भी किया था, कई मामले भी दर्ज है, जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। तो उनकी जो मौत हुई है उस पे हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चोट के निशान हैं वो सीधे तौर पे जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तो घटना हुई, कुछ ऐसा तो राज है जो आज भी छिपा हुआ। और उनके जो आस पड़ोस के लोग हैं जो पुलिस के थ्योरी पे सवाल उठा रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पप्पू देव की जो गिरफ्तारी के बाद जो लगातार पुलिस जो बयान दे रही है, पुलिस जो दावा कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है। जब जांच होगा तो क्या कुछ सच निकल के आ पाएगा, ये सब आने वाला समय बताएगा। आप हमारे साथ बने रहे। अगर एनबीसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। और प्रत्येक दिन हम आपको क्राइम सीरीज चला रहे हैं और क्राइम सीरीज के जरिए आपको हर एक अपराधी और अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों को अवगत कराते रहेंगे और बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से पुलिस के दावों में कितना सच है, आखिर कौन घटनाओं में कितनी हकीकत है। तमाम चीजों से पर्दा उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद।